अवामी एहतजाज की आड़ में बंगला फौज ने वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग दी और इक़्तिदार से अलग करके ही दम लिया। ये 1991 के बाद तो हम देख रहे हैं कि सफर जारी है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक्टिव नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ट्रस्टी नहीं है। ये अंग्रेजी वाला लीचे, लेकिन आप इसे नीच ना समझिए। पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनम जुल्फ़िकार। और प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह आज करेंगे अच्छी बात से। आवाज़ खल्क़ को नकारे खुदा समझो, तारीख के झरोके में झांके तो ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब छोटे से एहतजाज की चिंगारी ने आग बनकर बड़े बड़े तख्त जला डाले और ताकत के नशे में चूर हुक्मरानों को अर्श से फर्श पर ला फेंका। लेकिन अफसोस, हुक्मरान तबका इन मिसालों से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में भी यही सब कुछ हुआ जब अब हसीना वाजिद के 15 साल दौरे हुकूमत जो है अमरीयत के खात्मे के साथ बांग्लादेश से शेख मुजीब की सियासी बाकियात का भी खात्मा हो चुका है। बांग्लादेश में होने वाले तलबा तहरीक और उसके आलमी असरात पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे बड़ी खबर। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। शेख हसीना वाजिद के 15 साल दौरे आमरीयत का खात्मा, भारत फरार के बाद सियासत से अलहदगी का ऐलान, बांग्लादेश से शेख मुजीब की सियासी बाकियात का खात्मा हो गया। बंगाली तलबा की तहरीक हुक्मरानों के लिए बड़ा सबक है। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के वाज़े असरात, मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही, गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। क्या हुकूमत के पास कोई रेस्क्यू प्लान है? मिस्ट्री, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर फिल्म बड़े पर्दे की जीनत बनने को तैयार है। बस थोड़ा सा इंतजार है। तनवीर अहमद का शाहकार 9 अगस्त से सिनेमाघरों में धूम मचाएगा। फिल्म की कास्ट आज दुनिया बोल में है मेहमान। और फिजिक्स ओलंपियाड के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा की धूम, 3 कांसे के तमगे पाकिस्तान के नाम। होनहार तलबा से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। तो नाज़रीन, बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता उलट चुका है। मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले एहतजाज ने बिल आखिर हसीना वाजिद को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया है। हसीना वाजिद ने अब भारत में सियासी पनाह ले ली है, जबकि मुज़ाहिरीन ने साबका वज़ीर-ए-आज़म के घर में दाखिल होकर सारा सामान तोड़ डाला है। दूसरी जानिब रात गई ये इतला भी आई कि बांग्लादेश के सदर ने अपोजिशन जमात की रहनुमा खालिदा ज़िया को फौरी रिहा करने का हुक्म भी जारी किया है। खालिदा ज़िया तवील अरसे से जेल में कैद थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। सर, बज़ाहिर बांग्लादेश में अवामी जो एहतजाज हुआ है, अवामी एहतजाज की आड़ में बंगला फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग दी और इक़्तिदार से अलग करके ही दम लिया। क्या कहेंगे, इस इक़्तिदार के साथ बांग्लादेश में जमहूरियत का भी खात्मा हो गया है, या क्योंकि अब अबूरी हुकूमत भी तो बनने जा रही है वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरियत का ख़ात्मा हो गया है। बांग्लादेश पहले भी ऐसे फेजेस से गुजरा है और जब भी इस इंटरिम सेटअप बना या मिलिट्री कू हुआ तो उसके बाद जमहूरियत तो बहरहाल बांग्लादेश उस तरफ वापस गया। और ये 1991 के बाद तो हम देख रहे हैं कि सफ़र जारी है। गो के शेख हसीना और अवामी लीग को एक बड़ा पीरियड मिला इक़्तिदार का, लेकिन वो डेमोक्रेसी की बजाय अथॉरिटेरियनिज़म की तरफ चली गई, जिसकी वजह से जो भी आज हालात हैं ये उसी का शाखसाना है। क्योंकि जब जमहूरियत के लबास आप डिक्टेटरशिप को फ़रोग़ दें, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड आपका हो जाए, तो फिर इस किस्म के नताइज तो निकलती हैं। और आज एक लिहाज से इसको इस पे राय में भी देखा जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने देखिए ना पाकिस्तान से गद्दारी की और गुज़श्ता रोज़ उनका मुजस्समा जो है जिस तरीके से गिराया गया और फिर उनकी पूरी फैम शेख हसीना को भारत जाके पनाह लेनी पड़ी। तो ये बहुत सी चीज़ें हम तारीख से सीखने की हैं। और अभी भी अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो यूँ लगता है कि ये पाकिस्तान ने सब कुछ करवाया है, इसके पीछे ISI का हाथ है।
अच्छा। और उनको ये फिक्र लाहक हो गई है कि कहीं ये दूसरा पाकिस्तान ना बन जाए उनके बॉर्डर पे। तो इस किस्म की गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अबूरी हुकूमत ने इस वक्त तो उनका जो इमीडिएट कंसर्न है वो एक स्टेबिलिटी, जो केओस इस वक्त है उसको काबू में करना है। और खबरें यही हैं कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, नोबेल लॉरिएट, वो इस वक्त बांग्लादेश से बाहर है, उनको वापस बुलाया जा रहा है और उनको चीफ एडवाइज़र के तौर पे लगाया जा रहा है। और इसी तरह जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा, खालिदा ज़िया को भी रिहा किया जा रहा है, जो काफ़ी अरसे से अपने घर में नज़रबंद थी। और तो अब देखना यही है कि इंटरिम सेटअप जो है वो कितने अरसे का ये होता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस शायद ये साल 2 साल तक भी मुहीत हो, लेकिन इवेंचुअली बहरहाल इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 80-85% के करीब है, इस वक्त 32 मिलियन जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है बांग्लादेश में। तो थोड़ा सा इनको टाइम पीरियड चाहिए मोहम्मद यूनुस साहब को कि वो चीज़ों को इकनॉमिकली स्टेबलाइज करें। और अब देखना ये है कि किस तरह खालिदा ज़िया का क्या डिमांड्स होती हैं, जमात इस्लामी जिसकी बड़ी पावर स्ट्रीट हमें नज़र आई, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि दोनों पार्टियां इलेक्शंस पे ही इंसिस्ट करेंगी और बिलाखिर हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। हम बहसीत पाकिस्तानी, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि बांग्लादेश में इस्तेहकाम आए, वहाँ पे पॉलिटिकल इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और माजी में जो शेख हसीना का एंटी पाकिस्तान रवैया है उससे भी हम बाहर निकलें, बांग्लादेश बाहर निकल सके। क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमारा ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था 1974 का प्रोटोकॉल, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस बात की कमिटमेंट थी कि हम माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ें, वो शेख हसीना नहीं कर पाई। शेख हसीना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों में खेल रही थी एक लिहाज से, और जब भी पाकिस्तान ने कोई इनिशिएटिव लिया उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तब हम उम्मीद करते हैं कि इस तब्दीली से, हम ये भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात खराब हों। ये कोई जीरो सम गेम तो है नहीं। हर मुल्क के साथ आप अपने ताल्लुकात रखें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैं देख रहा हूँ कि उम्मीद है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी जला दिया गया, तो क्या समझते हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान की जो वाक़ियात हैं उनका भी खात्मा हो चुका है? देखिए, जहाँ तक इस फैमिली की बात है, क्योंकि मैं आज जो शेख मुजीबुर रहमान के बेटे हैं सजीब वाजिद, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि जी नाउ शी इज़ 77 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ डन विद बांग्लादेश। इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं वापसी के। और एक आयरनी ये है कि शेख हसीना इस कदर डिक्टेटोरियल थी कि उन्होंने अवामी लीग में कोई सेकंड टियर लीडरशिप तैयार नहीं की। तो अवामी लीग बुनियादी तौर पे एक फैमिली पार्टी थी, डायनेस्टिक पार्टी, एक एटीट्यूड था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब शेख हसीना या इनकी फैमिली के लिए कुछ रह गया बांग्लादेश में। अब सवाल यही पैदा होता है कि अवामी लीग अपने आप को किस तरह रीऑर्गेनाइज करती है, कौन उनके लीडर्स हैं जो वहाँ रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तो अवामी लीग के खिलाफ भी एक भरपूर एक सेंटिमेंट पाया जाता है बांग्लादेश में। तो आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि अवामी लीग कहाँ खड़ी है। लेकिन जहाँ तक शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली का ताल्लुक है, मैं नहीं देख रहा कि उनके लिए अब कोई सियासी करियर बांग्लादेश में रह गया है। अच्छा सर, एक इत्तला ये भी मिली कि हसीना वाजिद जाने से पहले एक मवासलाती खिताब जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, लेकिन उन्हें उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऑब्वियसली शेख हसीना अगर खिताब रिकॉर्ड करवाती और वो नशर होता तो उससे मज़ीद इंसाइटमेंट पैदा होती, क्योंकि पिछले एक माह में हमने देखा है कि देखिए 300 से ज़ायद लोग हलाक हो गए इन प्रोटेस्ट में, और ये कोई आम सी बात नहीं है और कोई भी उनकी जस्टिफिकेशन को सुनना नहीं चाहता। एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एट द हेल्म और वही जिम्मेदार थी इस तमाम। अगर ये मैं मानता हूँ कि ये जो कोटा सिस्टम का ये डिसीशन था ये उनका नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये बांग्लादेश की पहले हाई कोर्ट ने फैसला किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 30% को कम करके 7% तक ले आए कोटा को। लेकिन वो अगर चाहती तो इस मामले को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन एक तवील तारीख है, क्योंकि अभी जो हाल में इंतखाबात हुए जनवरी में बांग्लादेश में, उसमें हमने देखा कि किस तरह रिगिंग हुई, मैसिव रिगिंग हुई, और उससे पहले भी जो दो इंतखाबात हुए उसमें ही मैसिव रिगिंग हुई। और चूंकि बांग्लादेश शेख हसीना ने अपोजिशन को दबा के रखा
और पिछले 3 इंतखाबात में तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उनका जो नुक्ता नज़र यही था कि ये सारे इलेक्शंस रिग्ड हैं, फ्री एंड फेयर नहीं हैं, तो उन्हें पार्टिसिपेट करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो इस वजह से उन्होंने अपोजिशन को जिस तरह दबा के रखा, तो ये बहुत से फैक्टर्स थे जो जमा हो गए, तो उनकी तकरीर से मजीद इंसाइटमेंट पैदा होती मेरे ख्याल में, इसलिए शायद उनको इजाज़त नहीं दी गई तकरीर करने, खिताब करने की। ठीक, अच्छा सर, कुछ हलकों में ये तासुर भी पाया जा रहा है कि शायद अमरीकी मुदाखलत हुई है, क्योंकि अमरीका जो है वो बांग्लादेश के कुछ इलाकों में अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता था और इतलात थी कि हसीना वाजिद से फौजी अड्डों के लिए जगह भी मांगी गई थी। अगर ये तासुर दुरुस्त है तो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट तो था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो हैं वो बांग्लादेश उनको दे। ये एक जजीरा है जो म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान है, तो उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट तो यकीनन था। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके पीछे, क्योंकि देखिए ये सारी जो ड्राइविंग फोर्स थी इसके पीछे तो जमात इस्लामी आप कह लें या BNP के लोग थे, और मैं नहीं समझता कि अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी कि जमात इस्लामी इन प्रोटेस्ट को लीड करे या तब्दीली करे। उनके लिए तो बहरहाल शेख हसीना शायद मोर एक्सेप्टेबल थी रादर देन जमात इस्लामी। तो इस एक मूवमेंट चली और ये लावा बड़े अरसे से पक रहा था, ये कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं हो गया, क्योंकि पिछले 3 जो टर्म्स थी 15 सालों से अगर आप देखिए, और जिस तरह शेख हसीना ने एक लिहाज से बांग्लादेश की सॉवरेंटी गिरवी रखवा दी थी भारत के पास, तो ये सारा उसका एक प्रोसेस चला और यहाँ तक आज इस नहज तक पहुँचा। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आई डू नॉट नो, हमारे पास कोई ऐसी शवाहिद नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि उनकी जानिब से ये उसको स्ट्रोक किया गया। देखिए भारत का मीडिया तो बहुत सी बातें कर रहा है, वो तो पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है, चीन, बाज़ औक़ात चीन का नाम भी ले रहे हैं लोग, और अमेरिका का नाम भी ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों पे हमें कान धरना चाहिए। एक लोगों का एक गुस्सा था, गम गुस्सा था, उसका उन्होंने इजहार किया। कोटा सिस्टम जो कितने अरसे से चल रहा था, 30% दुनिया भर में कहीं ही नहीं होता। वॉर वेटरन्स के लिए आप एक कुछ रखते हैं अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन उनकी आल औलाद के लिए एक मुस्तकिल कोटा रखना ये भी एक नामुनासिब सी बात थी। यूथ इसके खिलाफ भी गुस्से में थे। तो मेरे ख्याल में एक मजमूई अगर सूरत हाल देखी तो लगता नहीं है कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ था। ठीक है सर, साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बांग्लादेश के हवाले से हमने बात की, देखना ये होगा कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है बांग्लादेश का, वहाँ पर इलेक्शंस होंगे या क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और सबसे पहले तो आना मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आज आपने स्याह लिबास पहना हुआ है, तो आप क्या कल जो सकूत ढाका एक बार फिर से हुआ है, उसका अफसोस तो नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल ऐसे ही है, अफसोस हो रहा है उसका। कल कश्मीर डे भी था तो फिर कल कश्मीर डे था, लेकिन मैंने कहा आज पहन लिया जाए, डिले पे है, फिर कोई मसला नहीं है। वरना मैंने कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं बांग्लादेश की तरफ से, तो क्योंकि वहां तो जो हुआ है आवाम जागी है, एक अच्छी चीज हुई है और एक समझ लीजिए आमरीयत टाइप की जमहूरियत जो है वो खत्म हुई है। ऐसे ये फ़हीम, अब हुक्मरानों को भी जाग जाना चाहिए आई थिंक इसके बाद। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर देर तक सोना है तो जाग जाओ ताकि सुकून की नींद आए। खैर ये सुकून की नींदें जो है वो आना बर्बाद हो चुकी हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। उसकी वजह तो बताइए, हुआ क्या आखिर? अच्छा, वहाँ पर जो ग्लेशियर्स है ना वो बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। बार बार तनबीह की गई कि पाकिस्तान शदीद मौसमी तब्दीलियों की जद पर है और जल्द कुछ ना किया गया तो हालात काबू से बाहर होंगे। तो 1990 की दहाई में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और मौसमियाती तब्दीली पर काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान को खबरदार करना शुरू कर दिया था। आज 30 साल से ज़ायद अरसा बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान में आने वाली किसी हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए। नतीजा भयानक है और अब हैरान कुन खबर ये है कि गिलगित और बल्तिस्तान जैसे इलाके भी हीट वेव की लपेट में आ रहे हैं। हीट वेव वहां पर भी आने लगा है, जबकि वो सबसे ठंडे इलाके होते थे और ग्लेशियर जो है वो बड़ी तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गए हैं। नाजरीन, ये बड़ी ही एक हैरत अंगेज नहीं बल्कि एक खतरे की बात है। गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो हमारे नुमाइंदे नदीम खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिनके साथ एनडीएमए के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। उनसे जो है वो डिटेल में बात कर लेते हैं। जी नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, उस वक्त दुनिया भर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हो। पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे भी दर्जे हरारत
बढ़ने की वजह से जो है पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ग्लेशियर पिघलने का अमल जो है तेज़ी से जारी है। इस वक्त हम हुंजा हुसैनी गुलकिन ग्लेशियर के करीब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर का पानी वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुबैर साहब मौजूद है, एडी है गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर। तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और किस तरह के अब तक नुकसानात हुए और मुस्तकबिल में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अच्छा, इस तरह है नदीम साहब के जैसे आपको इल्म है कि ये मौसम की गर्मी की वजह से और ख़ास कर जो है जुलाई के लास्ट वीक के बाद जो है मौसम की गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो है ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं और उनके नालाजात हैं उनमें पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पानी बढ़ने की वजह से इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन दरियाए हुंजा है नगर है, इसमें अंदर भी पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस पानी के बहाव के बढ़ने की वजह से हमारे बहुत सारे गांव हैं जहां पे जो है दरियाई कटाव का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसमें अगर नाम लेंगे तो गलपन है, अच्छा गिरचा है, उसके बाद ख़ासकर फसू है, जहां पे बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो इस वक्त जो है इसकी जद में है। इसके साथ साथ ये बताएं कि किस तरह के एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है और अब तक क्या एहतियाती तदाबीर की गई है। एहतियाती तदाबीर तो एक तो ये है कि हमारी लोकल लोगों से और इनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके इन नालाजात से, क्योंकि ये पीक सीज़न में आइडिया हो जाता है कि कितना पानी का बहाव है। एक तो ये है कि इनसे थोड़ा सा दूर हट के जो है कंस्ट्रक्शंस और जो भी सेटलमेंट्स की जाए इनसे दूर थोड़ा सा दूर हट के किया जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच जनाब नदीम साहब। कंस्ट्रक्शन जो है वो दूर रहकर की जाए, यानी कि ये बता दिया गया है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराग सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस वक्त जो गिलगित में जिस तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहले तो उनके कुछ अदाद शुमार बता दें कि कितनी झीलें फट चुकी हैं और ये सूरत हाल कब तक जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से खासकर ये नशीबी इलाकों में पानी का बहाव बढ़ गया है और दरिया के आसपास जितने भी गिलगित बल्तिस्तान की आबादी थी उनमें से बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है, जिसमें हुंजा का इलाका है, गिलगित के कुछ इलाके हैं और गिलगित शहर का ये और यहाँ के ये जो जुटियाल के मुकाम पर खार कहते हैं वहाँ पे भी कुछ घरों के अंदर पानी आया है। ये सब कुछ जाहिर सी बात आपने कहा उसी वजह से हुआ कि ये जो ग्लेशियर्स पिघल गए, ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक सीरियस किस्म का थ्रेट पहले भी कुछ एहतियाती तदाबीर किए गए थे लेकिन वो नाकाफी थे। अब भी इस दफा भी ऐसा हुआ है कि वक्त से पहले पानी का बहाव बढ़ना शुरू हुआ है, जिसके लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में की तरफ से इस वक्त जो इक़दाम है वो ये है कि तो ग्लोबल वार्मिंग है, एक आलमी चैलेंज है और यहाँ पे जंगलात की कटाव के बाद इस पे जंगलात की कटाव पे सख्त पाबंदी लगा दी गई है और हम इस वक्त कार्बन क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की तस्वीर हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने एमरजेंसी यहाँ पे ऐलान किया है और जिन इलाकों में जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे यहाँ के मकीनों को मसला है, गर्द ज़राब आ गए हैं या पानी का बहाव बढ़ गया है, वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है और उसकी फौरी तौर पर जो डिमेजेस हैं उनके ऊपर काम का आगाज कर दिया गया और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर तो अपनी जगह पे है लेकिन हुकूमत ने सॉलिड किस्म के इक़दाम उठाए हैं और उस पर फौरी तौर पर वहाँ पे उनके घरों की जो घर उनके ज़राब आ गए उनके लिए मुतबादिल उनके लिए शर्त फराहम करने के इक़दाम जारी कर दिए गए और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नशीबी इलाकों के लोग थे वहाँ से अच्छा, जो साहब कता कलामी की मादरत चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा हजरत कि ये तो हमें 1920 का जो है वो हमें मिल रहा है एक डेट एक मिल रही है कि तब से जो है वो साइंटिस्ट लगे हुए थे इसके पीछे। फिर 30 साल पहले भी इस बात के बारे में बताया गया कि जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 1970 में नासा के केमिकल साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे जिन्होंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर में जो पानी है वो दुनिया का बेहतरीन पानी है पीने के एतबार से। ये सारी रिपोर्ट्स तो हमारे पास मौजूद थी। फिर ये जो अभी इक़दाम किए जा रहे हैं ये इतने अर्जेंट और इतने एडॉक बेसिस पे लाइन तार के ऊपर ये जो काम कार्रवाई की जाती है कि जी पहले डिजास्टर को आने दो फिर हम मैनेज कर लेंगे, इससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है हम हमेशा उसके अंदर लैग करते हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर भी की गई है, बिफोर द टाइम भी कोशिश की गई है इन चीजों की। लेकिन ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और इनके लिए वो कोशिशें नाकाफी हैं। अब वो ग्लेशियर्स अगर
फट जाते हैं या ग्लेशियर की वजह से पानी का बहाव अचानक बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो उसका ज्यादा अंदाजा नहीं हो सकता कि ग्लोबल वार्मिंग से कितना मिकदार बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट चूंकि किनारा है गिलगित बल्तिस्तान में, उससे काम लिया जाता है और वो जाहिर सी बात है बहुत सारे काम की सूरत-हाल खराब होने के बाद ही डिजास्टर मैनेजमेंट को मुतहरिक किया जाता है। कबल उस वक्त जो काम है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है, उस पर भी काम हो चुका है कि ग्लेशियर को किस तरह काबू किया जाए और कोशिश हो रही है उसको भी कि, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट चूंकि जब नशीबी इलाकों में बढ़ गई आबादी तो उधर डिजास्टर मैनेजमेंट को अहकाम दिए गए कि वो इलाके के जाके। चलो ठीक है सर, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो गया है कि टेक्निकल पॉइंट्स पे भी काम किया जा रहा है डिजास्टर से पहले। बस यही एक चीज थी जिसके ऊपर हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएं, वो बेहतर रह लेते हैं। नाजरीन ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और मुझे बताइएगा कि अनम, आप ओलंपिक्स में सबसे फेवरेट खेल आपका कौन सा है? ओलंपिक्स में आज फेवरेट होने वाला है नदीम अरशद का। आई होप सो कि वो जेवलिन यानी आपका पसंदीदा खेल होने जा रहा है। होने वाला है क्योंकि हम चाहते हैं कि अब वो हम चाहते हैं नीरज चोपड़ा को हम हरा दें, ये हम चाहते हैं। हमारा मिशन है सिर्फ इंडियन प्लेयर को हराना नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी हमारा मिशन है। पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स गेम्स में आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। आज पाकिस्तान जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम जो हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं और पूरी कौम की तवक्को है कि वो पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतें। मगर सवाल अब भी वही है कि 7 रुकनी बेंच में 6 पाकिस्तानी एथलीट्स क्यों पहले ही राउंड में नाकाम हुए हैं और मेडल्स की दौड़ से बाहर हो गए हैं। यानी अब सवाल सिर्फ गोल्ड मेडल का नहीं है, अब सवाल हो गया मेडल का। हमें जो है वो मेडल भी अभी तक नहीं मिला है। और ओलंपिक्स की जहां पर बात आती है तो हम एक दौर में ओलंपिक्स में रूल किया करते थे, वो भी पाकिस्तान का एक एरा हुआ करता था और उसी एरा से हमारे पास हमारे साबिक लेजेंड समीउल्लाह खान साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह खान साहब, वेलकम टू द शो। मैं भी आपके साथ वागो हूँ कि अल्लाह करे। आप गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अरशद नदीम के लिए, मैं कहता हूँ कोई मेडल आए ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी इतना ही अहम है जितना गोल्ड। जी जी। और इतना सब कॉम्पिटिशन होता है, सबकी दुआएं उनके साथ। और मैं कोच और मैनेजर को यही कहूँगा उनके कि आज का दिन है उसमें उनका मोरल बेहतर ताकि वो अच्छी थ्रो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था समीउल्लाह खान साहब कि उस वक्त जब आप लोग भी खेला करते थे और पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स के अंदर हुआ करता था, एक रोब, एक दबदबा, एक दहशत होती थी कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो आया है और वो रूल कर जाएगा हर चीज़ में। हॉकी की बात करें तो हम हॉकी के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। हमारे पास स्नूकर की चैंपियनशिप काफ़ी अरसे तक रही है, हम स्क्वॉश के जो हैं वो बहुत अरसे तक चैंपियन रहे हैं, तो हमारे पास बड़े टाइटल हुआ करते थे वर्ल्ड लेवल पे। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास ले दे के एक क्रिकेट रह गया था, वो भी हाथ से चला गया है। तो ये हमारी ये जो पसमानदगी आई है हालिया दिनों में या गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान हॉकी ने 8 मेडल ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, जिसमें मुख्तलिफ गोल्ड भी है और 2 मेडल इसके अलावा जैसे हुसैन शाह हुए या और खिलाड़ी एक तो एथलीट थे उन्होंने जीता था बहुत पहले। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस से 3-4 ओलंपिक में देखिए पाकिस्तान हॉकी इस तरह ओलंपिक गेम क्वालिफाई नहीं किया जी। उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो फेडरेशन की गलती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक्टिव नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं है। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, अब आप अंदाजा लगाएं कि बेल्जियम की जो मेरे लिहाज से हॉट फेवरेट थी वो पीछे रह गई, हॉलैंड की करती थी, इस ओलंपिक की बात कर रहा हूँ आगे चली गई। भारत को मैं रेट कर रहा था, चौथे फाइनल खेल रहा है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो फिटनेस के लिहाज से, स्किल के लिहाज से और उस दिन का जो मैच हो उसमें कैसे खेलते, ये सब चीजें पाकिस्तान में हो सकती है। जैसे आपने बताया माजी में भी हो चुका, लेकिन इसको फाल करने के लिए एक स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए, हुकूमत का इंटरेस्ट चाहिए, नौजवान खिलाड़ियों को वो मौका दें, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो सर, आज जो लास्ट उम्मीद हमारी बची है अरशद नदीम की, तो क्या समझते हैं आप, आज कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी? देखिए, जो जल्दी जो आप देख रही जब हॉकी तेज हो गई है और उसको पता नहीं चलता कि अगले मूवमेंट में या अगले 30 सेकंड में क्या होगा, उसके बावजूद आप अगर मैं इस टॉपिक को फॉलो कर रहा हूँ तो देखिए 3-2, 2-1, 2-1 मेरा ये ख्याल था कि शायद गोल स्कोरिंग ज्यादा हो, लेकिन
इतने टाइट है कि आपस में खेल के किसी को मौका मिलता है तो वो अवेल कर लेता है और उसी पे उनका डिसाइड होता है। हम फिर पाकिस्तान की तरफ से आऊंगा। पाकिस्तान का जो बाजी इसका रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा रहा। अब भी हो सकता है ग्रूमिंग चाहिए। मेन खिलाड़ियों को ये बताना चाहिए, जैसे असम टीम है या हमारी स्विमर गई थी बच्चियां या जो एथलीट जाए उनको बताएं कि वहाँ पे मुकाबला जो है वो इतना सख्त है कि आपको सुपर 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 फिट होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपकी टाइमिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके जो पहले 30 सेकंड है और आखिरी जो लैप है इस खेल का वो बेहतर हो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। समीउल्लाह साहब, क्या हमारी जो ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है जो हमने इन लोगों को चूज किया है जो हमारे ओलंपियंस गए हैं इस वक्त, क्या हमने उसके अंदर कोई जल्दबाजी कर दी या वो मेरिट के ऊपर नहीं हुआ है, इतने काबिल लोग नहीं थे जिनको हमने भेज दिया है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली मरतबा जो है वो अच्छे लोग भेजे जाएं, चुन के भेजे जाएं, या ऐसे लोग जिनको हम भेज रहे हैं उन्हें बताया जाए कि जी आपने परफॉर्म करना है? जिसकी अगर मैं मिसाल दूं तो इस ओलंपिक के अंदर टर्की से जो गए थे शूटिंग के लिए यूसुफ डाइकन, वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, 51 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उसके बावजूद भी सिल्वर लेकर आए हैं। उनका एक अपना एटीट्यूड भी जो है वो भी काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन यहाँ पर बात हम सिर्फ एज के हिसाब से कर रहे हैं कि इतनी एज के बावजूद भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है विदाउट एनी गैजेट्स, विदाउट एनी फैसिलिटीज, जिसके लिए हम हमेशा रोते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। उन्हें भी कुछ नहीं मिला पर वो परफॉर्म करके आए हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ऊपर अच्छे लोग हों, जैसे मैं मिसाल फारूक खान की, टिवाना साहब थे, अगर ऊपर अच्छे लोग होंगे तो वो सेक्रेटरीट भी अपना बहुत अच्छा रखेंगे, फार रखेंगे और नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 15-16 साल से टोटली हर फेडरेशन में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जब एक आम आदमी को लेकर ऊपर आएंगे तो उसका ख्याल ये होगा किसी अच्छे ओलंपियन को, अच्छे इंटरनेशनल को साथ में रखें, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसका वो वैल्यू नहीं चाहिए। हुकूमत को ये चीजें सोचनी चाहिए। और साथ वाले साल देखें कि उन्होंने पिस्टल में उन्होंने 2 मेडल जीत लिए, बैडमिंटन में वो अच्छा कर रहे हैं, एथलेटिक्स को अच्छा कर रहे हैं, लेवल को अच्छा करेंगे, हॉकी अच्छी जा रही। सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ऊपर लगाए और फिर सेंटर बनाए। इस वक्त हमारे पास हाल है वो इस्लामाबाद का जनाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ही छोटा पड़ गया। इस किस्म का सिंध में होना चाहिए, कराची में, लाहौर में होना चाहिए, पेशावर में होना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का एक्सेस हो। और आजकल तो बड़ा आसान है, जैसे आप सब देखते रहते हैं कि आप वीडियो बैठ के प्रोग्राम देखेंगे तो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पूरी रूटीन क्या है। तो ये सब चीजें करने तो मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, उसके साथ साथ खिलाड़ियों को इंसेंटिव बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, मज़ीद इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब आपके वक्त का तो फ़हीम, आई होप सो कि आज का जो मुकाबला है, आज हम नीरज चोपड़ा को हराएं और वो पहुंचे, क्योंकि हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो नीरज चोपड़ा ही है। बाकी और हमारे मुकाबले में इतने लोग नहीं है, वही हमें टफ टाइम दे सकते हैं। तो अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि हम कोई मेडल जीतें, लेकिन उससे ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे नदीम अरशद साहब को और वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, क्योंकि इससे पिछले राउंड में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आप देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी नाजरीन, तो आपने ये टीजर जो है वो अभी मुलाहिजा किया फिल्म के हवाले से, तो ना बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टीजर? मुझे तो बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग लगा। अभी देखेंगे कि ये मूवी आती है, आई थिंक 3 दिन बाकी है। जी बिल्कुल 3 दिन बाद, फिर हम देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। वैसे काफी सस्पेंस और थ्रिल वाली शदीद कोई मर्डर मिस्ट्री टाइप की जो है वो थ्रिलर जो है वो हमें ये मालूम दिया है, जिसके अंदर मरकजी किरदार जो है वो नवीद रजा, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और शहजाद मलिक साहब की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म है। लीच इसका टाइटल है, तनवीर अहमद साहब ने इसे तहरीर किया है। फिल्म लीच की कहानी किस मौजू पर बनाई गई है, इस पर मजीद बात करने के लिए इनकी कास्ट जो है, मेन कास्ट, वो हमारे साथ मौजूद है। नवीद रजा, महसन रजा और उनके साथ मौजूद हैं फ़हीमा ऐवान। उन सबको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुश्तरका सलाम हो गया जी आपका। वालेकुम सलाम। जी जी अच्छा जी, हर चीज़ हम कल के बाद से मुश्तरका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा हमने देखा बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद हमने हर चीज़ में हमारे में हम में भी इतनी यूनिटी होनी चाहिए, मजमा लगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो कोटा सिस्टम के खिलाफ आप भी निकलें। और नवीद साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो लीच, ये जो नाम आया है, ये किसी के राइटर साहब के पैसे देने थे किसी ने, जिसने राइटर ने कुछ और लिखा हो और उसने बदल के लीच कर दिया, या ये वो अंग्रेजी वाला लीच है जिसके ऊपर ये आया? क्योंकि ये नाम अपने अंदर एक मिस्ट्री वाला है। ही लीच है, लेकिन ये अंग्रेजी वाला लीच है, लेकिन आप इसे नीच ना समझिएगा। अच्छा, मैं क्योंकि देखें यहाँ पर तो माहौल इंडस्ट्री का आप जानते हैं, अक्सर राइटर्स के पैसे रुके हुए हैं, अक्सर एक्टर्स के रुके हुए हैं, इवन आपके भी बहुत सारे लोगों ने देने ही होंगे पैसे, करवा लेते हैं काम और फिर पैसे नहीं निकलते, तो आप लोगों ने भी देने। हाँ, आप लोगों ने भी देने। तो आप आए, मैं तो कह रहा हूँ आप लाहौर आ गए, आप कराची आए, आपको इस टॉपिक को बंद करके हम मूवी की नहीं, पैसों की बारिश। अब तो आप माशाल्लाह तो लोगों को लोन देंगे जब ये परसों फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो फिल्म के बारे में अगर बात करें, बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हम कराची बेस्ड थे, मैं, मेसम, फहीमा, लेकिन आप लोगों ने सिंस यू आर इवॉल्विंग मीडिया और आप लोग बोल चैनल को इतना बड़ा कर रहे हैं कि आपने हमें कहा नहीं हम आपसे कराची में नहीं, आप लाहौर जाएं टिकट लेके, होटल लेके, और वहाँ स्टूडियो से बैठ के हमें इंटरव्यू दे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भाई नेक्स्ट हमारा प्लान है, आप जब अगले हफ्ते यूएस जाएंगे तो हम वहाँ पर भी आपको भेजेंगे और वहाँ से भी आपको जो है वो लाइव लेंगे। अब अच्छा, मुझे पता चला है मेसम जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं डायलॉग्स के, तो मैं उनसे कम सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछना तो बनता है। मेसम, आप जो है वो ज़रा बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आपका कैरेक्टर मूवी में नज़र नहीं आया है, तो क्या इसे हमने अभी सस्पेंस रखना है या इसके बारे में बात हो सकती है? मेरा कैरेक्टर एक्चुअली ट्रेलर में जो कातिल घूम रहा है निकाब में, वो मैं हूँ। ओके, हाँ, वो अंदाजा हो गया था हमें, लेकिन हमने कहा आपसे परमिशन ले लें भाई, इसे रिवील करना है या मूवी देख के रिवील होगा? नहीं, ये बिल्कुल रिवील्ड है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही डार्क और एंटागनिस्ट कैरेक्टर है, मूवी का विलन हुआ बेसिकली, एंड बहुत ट्रॉमेटिक कैरेक्टर है ये, बहुत मल्टीपल शेड्स है इस कैरेक्टर के, बहुत डार्क है। अच्छा, चले फ़हीमा से भी पूछ लेते हैं। फ़हीमा, आपका कैरेक्टर क्या है और ये इस मूवी का जो पर्पस है वो क्या है? आई थिंक ये एक्शन बेस्ड मूवी है और मेरा कैरेक्टर इसमें एक एक्शन फिल्म में जो हीरो होता है उसकी जो बीवी होती है, जो सेक्रीफाइसेस करती है, जो इश्यूज फेस करती है, वो मेरा कैरेक्टर है। ओके, हाउस वाइफ का कैरेक्टर जो है वो आप डिफरेंट एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। जब फिल्म रिवील होगी, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अभी आप हमें कुछ नहीं बताने वाले। स्टोरी में भी देयर इज अ डीप इनसाइड स्टोरी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं हम बताने वाले। अच्छा, मिस्ट्री मूवीज के अंदर ज्यादा यही होता है फ़हीमा, कि हम जो है वो आपसे सवाल पूछते हुए भी घबरा रहे होते हैं कि भाई कहीं रिवील ना हो जाए और पता चले कि हमने जो है वो हुक या जो इसका कनेक्शन था वही जो है ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, ये फिर वो बात कर लेते हैं जो आपकी पोस्ट में नजर आती है। हाँ, फिर नवीद से वो बात कर लेते हैं जो इनकी अक्सर पोस्ट में नजर आती है। ये आइटम नंबर का क्या सीन है इस मूवी में? कल आपने एक पोस्ट लगाई हुई थी, वो वायरल भी हुई माशाल्लाह। क्या सीन है, कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं? हाँ, मुझे हंसी आई कि मैं मेसम, हम लोग जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में भी उसका प्रीमियर के लिए गए तो वहाँ पे भी हमसे लोगों ने पूछा कि आइटम नंबर नहीं है। मैंने कहा जबकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, वो तो हॉलीवुड में ही रह रहे हैं। मैंने कहा फिर भी ख्वाहिश है। फिर पाकिस्तान में हर एक ने पूछा कि जी आइटम नंबर नहीं है। मैंने कहा यार, एक मर्डर मिस्ट्री है, एक सीधी सीधी कहानी चल रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर उसको वो अंडरलाइन करते हुए सारा चल रहा है। कोई जगह नहीं बन रही थी जहाँ पे आइटम नंबर हो, या तो लाश पे नचा देते लोग तो कह रहे लाश पे मर्डर करता और उसके बाद फ्रॉक पहनता और डांस करना शुरू कर देता, तो वही आइटम नंबर हो सकता था। या तो मैं इन्वेस्टिगेट करते हुए फ्रॉक पहनता और फिर डांस करना शुरू कर देता, वहाँ आइटम नंबर की जगह बन जाती। इसके अलावा बॉलीवुड में कनेक्शन होता है, अच्छे गाने की जगह बनी। हाँ भाई, बॉलीवुड में कनेक्शन ये होता है ना कि जगह बन रही थी। हाँ, अच्छा, म्यूजिक पे बात हो रही थी, बताइए क्या तो गाना है इसमें? यानी गाना तो है हारून शाहिद से। हाँ, हारून शाहिद से गाना बनवाया और हारून ने इतना खूबसूरत गाना बनाया है, जाने दो, और इट्स आउट नाउ, सो वो आप सुन भी सकते हैं। जबरदस्त। इसका प्रीमियर जो है वो कराची में कब हो रहा है? कि हमने गाना डाल दिया। प्रीमियर होपफुली इसी वीक में हम इसका प्रीमियर कर रहे हैं, क्योंकि 9 तो रिलीज़ है। तो अपने इंडस्ट्री के लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस फिल्म में अटैच थे, जो हमारे साथ इस फिल्म का पूरा प्रोसेस रहे हैं और प्रोसेस में हमारे साथ रहे हैं, और हमारे दोस्त यार आप जैसे बहुत सारे लोग, तो हम उन लोगों के लिए बुला के एक स्क्रीनिंग करेंगे, प्रीमियर करेंगे। तो वो होपफुली इसी वीक में इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, मेसम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नवीद के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नवीद भाई के साथ काम करने का मतलब है कि
मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट से सीख ली एक्टिंग की बेसिकली। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा मुझे। एंड इसके अलावा ओवरऑल जो मूवी का एक्सपीरियंस था माइंड ब्लोइंग, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बट अमेजिंग मूवी बनाने और उसमें एक्ट करने का जो पैशन और जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है। ज़बरदस्त। अच्छा फ़हीमा बताइएगा कि सेट पे सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता था? मतलब वो होते हैं ना कि जो प्रॉब्लमेटिक जोक्स क्रैक करना या हर चीज़ को जो है वो मजाक में ले लेना, ये सबसे ज़्यादा शरारती कौन था सेट पे? सेट पे सबसे शरारती नवीद भाई, 110%, इसमें कोई शक नहीं है। नवीद साहब देखे रिपोर्टें आपकी सही नहीं आ रही है। तो फ़हीमा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन्होंने डायरेक्टर को भी बोला है, डायरेक्टर भी बहुत शरारती थे। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा और बहुत सारी पहले मुझे ऑफर्स आई थी फिल्म की, लकीली मैं नहीं कर सकी। बिल्कुल, अक्सर हम आपको अक्सर ड्रामा में देखते रहते हैं, आपकी एक्टिंग भी देखते रहते हैं, तो मूवी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा बिकॉज हम मूवी से आपके माइंड में हमेशा एक कॉन्सेप्ट यही आता है कि मूवी की है तुमने, अच्छा उसमें सीन्स भी होंगे, तो वही माइंड सेट है कि आइटम सॉन्ग होगा, सीन्स होंगे, तो ये फैमिली मूवी है जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देख सकती हूँ और मैं देखना चाहूँगी कि मैं हमेशा से मेरे दिमाग में यही था कि मैं एक ऐसी फिल्म करूँ जिसमें मेरे बच्चे मेरे साथ देखें, तो ये ऐसी ही मूवी है जिसमें आप लोग सब जाके अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, को एक्टर्स, डायरेक्टर एंड एवरीवन वाज अमेजिंग, सब बहुत अच्छे रहे। देखो ओवरऑल अगर फ़हीम मैं आपको बताऊं कि जो मूवी हमने बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हमने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की है ऑन स्क्रीन, हमने बहुत उसको रियलिटी बेस्ड रखा है। कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत वही हैं जो आपको घरों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ड्रामों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ड्रामों के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो हमने उसको ड्रामे को एक फिल्म पे बड़े पर्दे पे ले जाकर हमने उसमें किस तरह से उसको एक वो कहते हैं ना सिनेमैटिक आपको एक एक्सपीरियंस देना होता है, तो हमने लोगों के लिए लेकिन वो बड़ा रिलेटेबल रखा है। अगर मैं कॉप का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो पुलिस वाला हमने कोई वो नहीं रखा है कि वो लात मारता है तो गाड़ी उड़ जाती है, बॉलीवुड वाला कॉप, बिल्कुल रियल लाइफ कॉप रख, हाँ मतलब हमने रियल लाइफ कॉप ही रखा है जो पुलिस वाले से कनेक्ट करेंगे। जो मेसम की एक कैरेक्टर मेसम प्ले कर रहे हैं, जब वो उसका गाँव की एक जर्नी है, तो जो गाँव देहात के लोग हैं वो उसकी एक सादगी से कनेक्ट करेंगे, कुछ जिस वजह से परेशान किया गया है, जिस वजह से वो एक उसको इस तरह का इंसान बनाया गया है हालात की वजह से, वो बहुत सारे लोग वो भी रिलेट करेंगे जो उस चीज़ का शिकार होते हैं। अब देखें अगर छोटी सी बात अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब आप किसी का घर जला देते हैं या जंगल में या कोई गांव में आप उनकी ज़मीनें ले लेते हैं और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ उस पर तामीर करते हैं, तो किसी का घर आप बर्बाद करते हैं किसी को बसाने के लिए, तो कोई तो इम्पैक्ट आता है। तो वो एक आप देखेंगे। फ़हीमा का जो एक आप कैरेक्टर देखेंगे तो फ़हीमा के कैरेक्टर में आप देखेंगे कि वो किस तरह से हालात से गुज़र के फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके सेक्रीफाइस करके ज़िंदगी जीना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो आप इस तरह से देखें। राशिद फ़ारूकी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। राशिद फ़ारूकी साहब को तो किसी तारुफ के या किसी तारीफ की ज़रूरत लिविंग लेजेंड, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, और हमें राशिद फ़ारूकी साहब, सलीम महराज साहब, इस तरह के जो हमारे एक्टर्स हैं इनकी कदर करनी चाहिए कि और बिल्कुल नवीद की स्टोरी भी कुछ इस तरह की लग रही है कि इसमें कोई ग्लैमरस या एक्शन की ज़रूरत दिख नहीं है, क्योंकि ये एक सीरियस टॉपिक लग रहा है। और दूसरा ये हमारा एक अलमिया है यहाँ पर नवीद के जब तक हम इंडिया होकर नहीं आते हैं ना तब तक हमारे आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं, जबकि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके आपने नाम नहीं इंशाल्लाह ये फिल्म हम यहाँ बना के इंडिया भेजेंगे और फिर वहाँ से इज्जत होकर वापस आएगी। तो हमने फ़हीम मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत मज़े की बताऊँ, हमने इस फिल्म में जब मैंने और मेसम ने प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया, हमने ग्लैमोरा फिल्म बनाया, तो हमने पहली चीज़ ये डिसाइड की थी कि हम एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे। हम पाकिस्तान से बाहर, चाहे इसका साउंड हो, चाहे इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन हो, पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी। अच्छा, ये सब कुछ यही होगी, ना वो कलर ग्रेडिंग, ना वो टर्की में होगी। हम ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम नहीं करना चाहते, हम अच्छा काम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। जब तक आप पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को पैसे नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को काम नहीं देंगे, उनको आता तो है ना, सबने एक ही जगह से सीखा हुआ है, तो अपना इक्विपमेंट कैसे अपग्रेड करेंगे वो, आप उन्हें काम देंगे तो अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करेंगे ना। जब उनके पास भी वही टेक्नोलॉजी होगी तो आपको वही डिलीवर करेंगे, तो हमें उन लोगों को काम दे के उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ये सब काम हम मिलके ही करेंगे तो होगा।
नहीं, ये बहुत ही अच्छी सोच भी है आपकी और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है जो कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनली आप इस वक्त इसकी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, प्रीमियर्स भी हो रहे हैं, यूएसए में भी हो गया है और वो आपने टोटल पाकिस्तान बेस बनाया। दैट इज़ ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा, आपने अभी बातों बातों में नवीद एक हिंट दिया मेसन के कैरेक्टर के बारे में, तो मैं मेसन से जानना चाहूँगा कि क्या इनका जो कैरेक्टर इस वक्त चल रहा है वो उसी चीज़ को बेसिकली हाईलाइट करता है कि द सोसाइटी इज़ मेकिंग अ विलन, कि जी सोसाइटी ने किस तरीके से लोगों को प्रेशराइज किया है जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और फिर एक आप जैसे हमने हॉलीवुड की भी कुछ मूवीज इस तरह की देखी है कि एक कैरेक्टर ऐसा निकल के आता है कि आपको सिंपथीज हो जाती हैं उसके साथ, मतलब वो इतना भयानक है, इतना खौफनाक है, इतना विलनिश है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो क्या आप मेसम इस मूवी में ये है? आप ऑन द पॉइंट है, कैरेक्टर ऐसा ही है कि जब कैरेक्टर का बचपन आप देखेंगे तो ऑडियंस देखेगी कि कितना मासूम सा था ये कैरेक्टर एंड इसके इर्द गिर्द जो हो रहा था उससे ये किस तरह से टर्न हुआ एंड इसकी जब बैक स्टोरी भी आप देखेंगे तो इवन दो विलन है, बैड गाय है, बुरी हरकतें कर रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर ऑडियंस ज़रूर फील करेगी क्योंकि जिस चीज़ों से गुजरा है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये हासिल क्या करना चाह रहा है ये सब करके, राइट, वो एक सोशल मैसेज है इसके अंदर। ज़बरदस्त, यानी कि हमें इस कैरेक्टर से भी आपके जो कि आपने किया है ये उससे भी मोहब्बत हो ही जाएगी बिलाखिर, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो नेगेटिव ही हो। अच्छा, फ़हीमा ने बताया कि जी वो एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो ये जो हम रोज़मर्रा के वाक़यात देखते रहते हैं, इस तरह की हाउसवाइफ ही हैं या कुछ ऐसी हैं कि हाँ जी मियाँ की थोड़ी सी कदर है, हाँ थका हुआ आया है, काम से आया है, टेंशन ना दो, सर दर्द ना बनो, या घर पे आते ही कहाँ रह गए थे, कहाँ मर गए थे, इतनी देर से आए हो? नहीं नहीं नहीं, जो टिपिकल हमारे यहाँ ड्रामों में होता है कि एक जो खातून हीरोइन का कैरेक्टर कर रही होती है, वो जैसे ही शौहर घर आता है पूछता आप आ गए? अरे मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, ये हकीकत में क्यों नहीं है? ये बेगम सामने खड़ा हुआ है तो आ ही गया है ना, वो आ ही गया है। ये बेगमात कहाँ हैं? ये हकीकत में क्यों नहीं होती हैं? ये मुझे बताइए नवीदा। तो फ़हीमा, आप कैसी वाइफ हैं इस कैरेक्टर में? स्पॉटिव हैं, प्यार करने वाली हैं, लविंग है, केयरिंग है, कैसा कैरेक्टर है या फिर नेगेटिव है जो फ़हीम बता रहे हैं? नहीं, मैंने रियलिस्टिक बताया, नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव हमारे लिए नेगेटिव है भाई। हाँ नहीं, पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है और ऑब्वियसली रिलेटेबल है और ऐसी ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में। हम फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, बट ऐसा है कि जिस इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए, ठीक होने चाहिए वो इश्यूज़। बिल्कुल। तो इट्स अ नाइस कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। सो और कोशिश की है मैंने कि मैं उसको अच्छा सा पोर्ट्रे करूँ, अच्छा एक्ट करूँ और किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़हीमा, बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। नवीद, मैं चाहूँगा जाने से पहले आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग, जो आवाम हमारी मूवी देखने के लिए आ रही है, 9 को ये रिलीज़ हो रही है ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान में, तो जो आवाम ये मूवी देखने के लिए आएगी उनके लिए टेक होम पूरी दुनिया में माशाल्लाह से चलने दी ज़बरदस्त। इंटरनेशनली इसको रिलीज़ किया जा रहा है 9 अगस्त। हम घर क्या ले जाएंगे ये मूवी देख के? जो लोग देखने आ रहे हैं वो क्या ले जाएंगे घर? मेरे लिए जो मेरे जो दिल के करीब इस फिल्म में एक टॉपिक है वो ये है कि हम घर ये लेकर जाएंगे कि दरख्तों को ना काटें, पौधों को ना उखाड़ें, जंगलों को ना ख़त्म करें। आप जब ये फिल्म देख के आप निकलेंगे ना, तो एक तो आप इस फिल्म के डायलॉग्स अपने जहन में लेके निकलेंगे, आप इस फिल्म की स्टोरी लेके निकलेंगे और आप अपने बच्चों को ये ज़रूर आप बता सकेंगे और आप ख़ुद भी ये करेंगे कि आप घर जाते हैं आप कहेंगे कि यार हमें आबाद करना है इस दुनिया को, हमें इस दुनिया को हरा भरा रखना है, क्योंकि जो हमने कंक्रीट से भरते जा रहे हैं ना इस दुनिया को, तो कुछ टाइम बाद सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दुरुस्त, यानी हम इस फिल्म का मेन मैसेज होगा जो लोगों को पसंद आएगा। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन नवीद, मेसम एंड फ़हीमा, आप लोगों को। और इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह करे कि ये मूवी जो आप मैसेज दे रहे हैं वो आवाम तक पहुंचे और आवाम इसका रिस्पॉन्स भी दे उसी शक्ल में। और उसके बाद हम एक और आपके साथ यहाँ कराची स्टूडियो में गैदरिंग करेंगे जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी, तो इसकी सक्सेस पार्टी के ऊपर जो है वो आपसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नाजरीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक वक्फे का। इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। दुनिया बोल है जारी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अभी हमने मूवी का जिक्र किया और अब हम रियलिटी की जाने बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी हीरो की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी हीरो की बात करेंगे जी, जो कि अभी अभी ताज़ा ईरान से वापस आए हैं। कोई वॉर लड़के नहीं आए हैं, ना ही उनका कोई इसमें था मद्दे मुकाबिल। क्या कारनामा करके आए हैं आनम, जरा बताइए। मैं बताती हूँ जी अपने नाजरीन को। ईरान का शहर है इस्फहान, जहाँ पर नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तानी बच्चों ने 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए हैं। आज हीरो पाकिस्तानी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं साद बिलाल से और तलहा अशरफ से, जिन्होंने ईरान के शहर इस्फहान में होने वाले नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में शिरकत की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ये जर्नी कितनी मुश्किल होती है। इस ओलंपियाड में शिरकत के लिए 3 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। यानी पहले मरहले में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें हजारों अफराद शरीक होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 को फहीम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। इसके बाद इन 50 अफराद का कैंप होता है, जहाँ एक मुश्किल मरहले से गुजरने के बाद इन 50 में भी सिर्फ 15 जो अफराद होते हैं ना, उनको फाइनल किया जाता है। और फिर यहाँ पर भी बात नहीं रुकेगी, बल्कि इन 15 जी बताती हूँ मैं आपको, इन 15 बच्चों का फिर दोबारा कैंप होता है और उनमें से सिर्फ 5 फाइनलिस्ट होते हैं और उनमें से एक कामयाब होने वाले, बल्कि मेडल लाने वाले पाकिस्तानी साद बिलाल और तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है जी। पहले हम तलहा अशरफ से बात कर लेते हैं, हमारे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो तलहा। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, आप मेडल जीत कर आए, वो भी फिजिक्स में। जी जी। तो पहले तो हमें बताइए, जो फिजिक्स ओलंपियाड है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि कल गालिबन हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री ओलंपियाड के ऊपर, जो कि रियाद में हुआ था। ये ईरान में हुआ। पहले तो आपको मुबारक हो, आप सेफली वहाँ से वापस आ गए। हाँ, हमारे सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए, सब वापस है, सब शुक्र, सब वापस। बाकी अल्लाह खैर करे वहाँ के लिए भी। तो मैकेनिज्म ये होता है बेसिकली कि पहले तो टॉप 5 सिलेक्ट होते हैं हर कंट्री से, जो हर मुल्क जो शिरकत करता है वो अपने टॉप 5 भेजते हैं। अब कंपटीशन में क्या होता है, 2 पेपर्स होते हैं और दोनों रियल फिजिक्स रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। हमारे साल में तो 3 नोबेल प्राइज विनिंग पेपर्स से लिए थे सारे क्वेश्चंस। तो होता क्या है कि एक थियोरेटिकल पेपर होता है, उसमें कोई ना कोई पेपर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हमारे लिए, बेसिकली उसकी मैथ थोड़ी इजी करते हैं ताकि हाई स्कूलर सॉल्व कर सकें। जाहिर सी बात है, नोबेल प्राइज है तो फिर उसको तो आपके लेवल पे लाएंगे। हाँ, तो फिर हम उसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हैं, उसके सारे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जहाँ पे वो आपको 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप देते हैं, उन्हें आपको सेटअप करना होता है। दोनों सेटअप्स करने होते हैं आपको कंप्लीट? जी जी, 5 चॉइस नहीं है कि दोनों में से एक कर लें। I mean, ग्रे मार्क्स होते हैं ना दोनों के। अच्छा, दोनों के सेपरेट मार्क्स। अगर आपको एक भी करना है तब भी अच्छे नंबर मार्क्स फिर कट जाएंगे। हाँ, यानी करने दोनों ही हैं। जी जी, जबरदस्त। और ये 5 आवर्स का होता है? 5 आवर्स दोनों होते हैं पेपर्स। जबरदस्त। अच्छा, इसकी ग्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होती है, ये भी हम आपसे जानेंगे। जैसे आपने ब्रॉन्ज लिया है, सिल्वर और गोल्ड जो लेके गए, पॉइंट्स के ऊपर लेके गए हैं, और वो किन कंट्रीज के लोग थे ये भी जानेंगे। लेकिन साद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी आ रही है, आपकी शक्ल भी आ रही है माशाल्लाह। बड़े हशाश बशाश सूरज की किरणों के एंजॉय करते हुए जो है वो आप नज़र आए माशाल्लाह। आपने फ्रेम जो बनाया है वो बड़ी लाइटनिंग वाला बनाया है। फिजिक्स के स्टूडेंट का यही फ़ायदा है जी, उन्हें पता है कहाँ से रेज आनी है, कहाँ से पकड़नी है और कहाँ से रिफ्लेक्ट होनी है। थैंक यू। अरे वेलकम सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप माशाल्लाह से जो है वो मेडल जीत कर आए ओलंपियाड में। अभी हमने जो है तलहा से उनका एक्सपीरियंस पूछा। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फील कर रहे हैं? यकीनन अच्छा ही फील कर रहे होंगे, लेकिन ये एक रिवायती सवाल है जो करना मेरी मजबूरी है, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हैं, और वहाँ जो आपके तासुरात थे एग्जैक्टली एग्जामिनेशन हॉल में, वो भी हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो एक्सपीरियंस तो सबसे पहले ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, और अच्छा इसलिए रहा क्योंकि अराउंड 46 कंट्री से टीम्स आई हुई थी, तो मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी सारे नए दोस्त बनाने का मौका मिला। और दूसरी बात, एग्ज़ाम्स के अलावा उन्होंने एक्सपीरियंस और टूरिज़्म का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग प्रोग्राम था ओवरऑल। एग्ज़ाम्स में तासुरात, आई वाज वेरी नर्वस एट द बिगनिंग, क्योंकि थोड़ा डर सा लग रहा था, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ पेपर, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि आई एम विनिंग एन ऑनरेबल मेंशन, तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, ज़बरदस्त। और किस तरीके से ये आपके जो आपने बताया कि काफ़ी टफ कंपटीशन था, तो कौन कौन से ममालिक जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए? आप दोनों 1 बाय 1 बताइएगा। पहले साथ से जान लेते कि जो आपको लगा हो कि जी ये बड़ा टफ कंपटीशन देंगे इस कंट्री का जो डेलीगेशन है।
There are a lot of strong countries in this competition. China हमेशा नंबर 1 आता है इस कंपटीशन में। अच्छा। उनकी 10 साल से लेगेसी आ रही है। और रशिया वेरी स्ट्रांग, इंडिया वेरी स्ट्रांग, ईरान द बेस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस कंपटीशन। इसके अलावा सीरिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और या दीज आर द स्ट्रांग कंट्रीज। ओके, जबरदस्त, काफी अच्छी। आप बताइए। चाइना की बहुत डोमिनेंस रहती है। इस साल उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और 4 स्पेशल प्राइजेस थे टोटल कंपटीशन के लिए, 4 उन्होंने नहीं जीते। अच्छा। और रशिया ने भी 4 गोल्ड मेडल जीते। तो इन टॉप कंट्रीज में बहुत आगे जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भी देख लें, अभी इन मुकाबलों में भी। ये अच्छी बात है, ये दोनों ही कंट्रीज हमें मून मिशन के लिए हेल्प आउट कर रही हैं ताकि गोल्ड वो ले ले, कोई टेंशन नहीं, हमें हेल्प आउट तो कर रहे हैं ना, ये ठीक। अच्छा तलहा, कितने स्टूडेंट्स थे टोटल जो पाकिस्तान से आपके साथ गए थे? आज हमारे साथ इस साल 4 गए। यूजुअली 5 होते हैं। मसला एक के साथ मसला हुआ था तो हमने 4 मैन डेलीगेशन एक भेजा इस साल। जी। और इस एग्जाम के हवाले से कितने टाइम पहले से आपने तैयारियां शुरू की? वेल मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर से शुरू की हुई थी। मेरे साथ 2 टीममेट्स ने पिछले साल भी किया हुआ था, तो उन्होंने लगातार 2 साल ही किया हुआ था। तो बहुत लंबा प्रिपरेशन होता है। अच्छा, तो ये एग्जाम जो था 1 डे का था, 2 दिन का था, 3 दिन का था? वो 10 दिनों के लिए बुलाते हैं टोटल। मतलब टोटल जो स्टे 10 दिन का होता है। एग्जाम तो 2 होते हैं, तो वो टोटल 3 डेज पे होता है। एक दिन थ्योरी होता है, उसके बाद एक दिन ब्रेक देते हैं और फिर एग्जाम वो एक्सपेरिमेंटल था। ओके, चलें, ये अच्छा रहा आपका। साथ ने भी बताया हमें कि वो तो काफ़ी घूमे फिरे भी हैं और उन्होंने काफ़ी कल्चरल जो है वो इवेंट्स भी देखे, वहाँ के फ्रेंड्स भी बना लिए उन्होंने। वो हम बाद में उनसे ऑफ एयर पूछ लेंगे जी फ्रेंड्स कौन से बने। आप बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे, खाने के बारे में कुछ बताइए, क्या आपको पसंद आया वहाँ पर? वो खाना तो बहुत अच्छा होता था वहाँ पे। सीन ही होती थी कि हर दिन ना 3 मील्स होते थे, तीनों के लिए बफे रखते थे। अच्छा, जी। 200 लोगों का, क्योंकि 200 कंटेस्टेंट्स से 200 से भी ज़्यादा। तो बहुत अच्छा खाना देते थे, बहुत अच्छा सर्व करते थे। हर दिन लजानिया होती थी, हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ होती थी। अच्छा। और टूरिज्म के लिए भी कई नई जगह हर दिन लेके जाते थे, रिजॉर्ट्स पे लेके जाते थे, जू ले जाते थे, किसी फैक्ट्री या कंपनी साथ में एंजॉयमेंट भी थी। जी जी, बहुत एंजॉयमेंट। नाइस। अच्छा, मुझे बताइएगा, साथ से बात करते हैं। साथ जरा बताइए कि आपने नेक्स्ट अपना क्या सोचा है फ्यूचर के लिए कि जी अब ये तो मैंने ओलंपियाड जीत लिया है, आगे आने वालों में भी जो है वो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि जी एम ऑफ लाइफ कि मैंने ये बनना है, वो क्या है, आपका मिशन क्या है? फिलहाल तो आई हैव डिसाइडेड टू डू माय बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बट या रिसर्च में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है एंड आई विल बी प्लानिंग टू बिकम अ वेरी गुड रिसर्च साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा तलहा, आप बताइएगा कि आपका क्या इरादा है और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स आगे आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर जो ओलंपियाड होगा क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ एक ही बार? अनफॉर्चुनेटली वैसे तो मल्टीपल टाइम्स की पार्टिसिपेशन की होती है। हमारी 2 टीम में से 2 बार किया हुआ है, मगर मेरी एज थोड़ी निकल गई है। देयर इज एन एज रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आप नहीं कर सकते। उससे आगे निकल जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तब उसके बाद नहीं कर सकते, हाई स्कूल प्योरली होता है। तो नेक्स्ट तो मुझे एक फिजिक्स डिग्री लेने के लिए जाना है और मेरा प्लान ये है कि मैं जाके रिसर्च में चला जाऊंगा, पीएचडी लेके और फिजिक्स रिसर्च करूंगा। अच्छा तलहा, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता ना, तो सिल्वर और गोल्ड मेडल किस कंट्री के पास गया या किन स्टूडेंट्स के पास गया? मल्टीपल सिल्वर गोल्ड मेडल्स देते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ कंट्रीज, मोस्टली चाइना और रशिया के पास गया है। तो तलहा, आपका ब्रॉन्ज मेडल कहाँ है? किस मतलब? आपको जो मॉडल मिला वो कहाँ पर है? वो मेरे घर में पड़ा हुआ है। वो एक हमारे नाज़रीन को दिखाना देखना होता है। उन्होंने बहुत सारे जीते हैं, कहते हैं अपने घर पे रखता है। अच्छा, काफी ज्यादा हो गया ना तो वो घर पे रखते हैं। खैर, डब्बा भी देते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तलहा। आपको भी, साथ आपको भी जो है वो बेस्ट ऑफ लक कि आप अगले जो भी मराहिल हैं कंपटीशन के वो तय करें, आपकी मंजिलें हैं उन्हें अबूल करें, वहां तक पहुंचे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ें और टाइम मशीन बनाएं, फिर वापस आके जो है माहौल को सुधारें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेने जा रहे हैं क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में, और अब बात कर लेते हैं इंसानियत की।
कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हाजी आसिफ बशीर साहब से, जिन्होंने हज के दौरान 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाने में मदद फराहम की है। इंसानी कीमती जानें बचाने पर हाजी आसिफ बशीर साहब को भारतीय हुकूमत ने भी खराज तहसीन पेश किया है, जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया नामजद किया गया। तो नाजरीन, हीरो पाकिस्तान आसिफ बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि किस तरह उन्होंने इंसानियत की जान बचाई। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ बशीर साहब, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और वो भी मुकद्दस सफ़र हज में। यकीनन आपका ये अमल जो है सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन ये बताइए क्या मनासिर थे दौरान हज की और किस तरह के इंतजाम थे वहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल्ड टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं चाहूँगा कि इस पूरे रेस्क्यू के पीछे जो एसेंस था पहले उसके बारे में वो कुछ जिक्र करूँ। जब हम ओवरसीज जाते हैं, हम पाकिस्तान का झंडा जब लेके जाते हैं तो हम पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं। तो 9 और 10 ज़िलहज्जा को जो है अल्लाह पाक ने जो है मुझे भी ये मौका दिया कि मैं अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकूँ। अपनी कैपेसिटी में जो है जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका जो है और बैक होम पाकिस्तानीज जितने भी उनका जो है वो जो है सर फख्र से बुलंद कर सकूं। तो अगर मैं उस दिन को याद करूं तो उस दिन इंतहाई गर्म दिन था और ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मैंने देखा काफ़ी जो जज थे, स्पेशली जो इंडिया के थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो बेहोश होकर गिर रहे थे। अल्लाह। तो फिर हमने रेस्क्यू की टीम से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा वो लोगों के साथ बिजी थे कि फिर हमने खुद फैसला किया कि जो है हम लोगों की जान बचाएं। तो जिन लोगों में थोड़ी जान बाकी थी फिर हमने उनको अपने जो है कंधों पे उठाकर जो है हॉस्पिटल पहुंचाया, और जो बच सकते थे तो उसमें ऑलमोस्ट जो है वो हमने 26 लोगों को जो है वो जो है रेस्क्यू किया। उसमें से तकरीबन 9 लोगों की जान जो है वो चली गई अनफॉर्चुनेटली, और 17 लोग उसमें जो है वो उनकी जान हम बचा सके। और वो ज़्यादातर जो थे वो इंडिया से थे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्नॉलेज भी किया इस चीज़ को। जी, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे हाजी साहब कि अभी जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री ने आपको नॉमिनेट किया है रक्षा जीवन अवार्ड के लिए, तो आपसे किसी ऑफिशियल ने रब्ता किया वहाँ से जिन्होंने आपको ये बताया, और ये खबर आप तक पहुंची कैसे? आपके इदारे के जरिए आपको मिली है या उन्होंने आपसे इंडिविजुअली रब्ता किया है? और आपके तासुरात इसके अगेंस्ट क्या थे जब उनके तरफ से ये आपको ऑफर की गई? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो आप दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह लीजिए। जी, वो जब तारीफ करे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत ऐसे कम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिविल अवार्ड वो जो है वो रिसीव करते हैं। तो मैं भी उनमें से इंशाल्लाह जो है एक होऊंगा। तो उनके बिल्कुल जो है वो उनके जो मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू सर जो है उन्होंने मुझे लेटर लिखा, और मेरी जो इसका ये काविश थी लोगों के जान बचाने की काविश थी, उसको उन्होंने बहुत तारीफ की। और उन्होंने जो है मुझे यानी प्रॉमिस मुझसे किया कि नॉमिनेट, वो एक प्रोसेस होता है इस चीज़ का, पूरा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको फिर अप्रूव करेंगे, और फिर 26 जनवरी को जो है ये अवार्ड जो है वो मुझे 26 जनवरी उनका रिपब्लिकन डे जो होता है। ठीक है, रिपब्लिक डे। हाँ जी, अच्छा मुझे ये भी एक चीज़ और बताइएगा आसिफ साहब कि वहाँ तकरीबन कोई आपने तो 50 डिग्री बताया है, फील्स लाइक 54-55 चल रहा था और शदीद गर्मी की कैफियत थी। वहाँ पर लोग बेहोश हो रहे थे पे दर पे जो है वो, लेकिन हज का फरीज़ा एक जज्बा ईमानी होता है जो कि जागा हुआ था, जैसे आप में भी था। आप उन लोगों को जो ज़ख्मी हो रहे थे या जो बेहोश हो रहे थे, जो गुनूदगी के आलम में आ रहे थे, उन्हें अपने कांधों पर उठा के ले जा रहे थे, आप पे उस वक्त क्या कैफियत तारी हुई थी? क्योंकि बहसियत इंसान आपको भी वो गर्मी 55-56 डिग्री पे ही महसूस हो रही है, और उस कैफियत में भी जो है वो आप लोगों की
मदद कर रहे हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं ताकि आपकी इस कहानी से, आपके इस जज्बे से लोगों तक ये सीख पहुंचे कि इस मुश्किल वक्त के अंदर भी आप, आजकल तो मिसाल वो दी जाती है ना कि जहाज से जब मास्क गिरे तो पहले अपना लगाओ फिर दूसरे की मदद करो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने दूसरों को मास्क पहुंचाए, अपनी मदद बाद में ही की है। तो क्या उस वक्त आपके ऊपर तासुरात थे? बिल्कुल सर, जब सबसे पहले तो वो लाशें और वो देखी तो मेरे तो खुद हाथ पांव ऐसे फूल गए कि मैंने कहा अब क्या होगा, क्या करना है। और जो ये मिना और अरफात का मैदान है, इसी में ही रोज़े क़यामत जो है अल्लाह पाक का जो है अर्श रखा जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसा था कि नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर एक को अपनी फिक्र थी उस वक्त। तो फिर मैंने जो है अपनी टीम के साथ डिसाइड किया, पहले तो हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि करें तो क्या करें। फिर हमने वो जो है डिसाइड किया कि इन लोगों को जो है जिनमें थोड़ी सी जान बाकी है हम उनको चेक करेंगे। तो फिर हम इंडिविजुअली देखते रहे, जिसको पानी पिला सकते थे उसको तो पानी पिलाया ORS के जरिए रेस्क्यू किए। जो फिर जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत थी हॉस्पिटल की वो थी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर पे जो है वो हॉस्पिटल था। फिर हम लोगों को कंधों पे उठा के जाते रहे। उस दौरान हम खुद इतने एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि हमारा डबल वो था, हमने एक हज भी करना था और इसके अलावा जो है हमने ड्यूटी भी करनी थी। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बिल्कुल जी हाजी साहब, आपने अपनी ड्यूटी को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आपने अपने फरीजे को भी जो है वो बखूबी निभाया, जो कि आपको बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान होने के तहत मिला। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम उन ख़ानदानों की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब आपने मदद की और पूरी कौम की जानिब से आपका शुक्रिया जिसका सर आपने फख्र से बुलंद कर दिया। और अब वक्त हो गया मेरे ख्याल में इख्तिताम का। आनम साहिबा, इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। बिल्कुल जी, इजाजत ले लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।